हेलो दोस्तों, नमस्कार। लौटे हैं फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी सरहद पार हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का भी एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में उन दिनों तालिबान आतंकियों के चलते अक्सर उथल पुथल रहती थी। इस उथल पुथल के चलते अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में शरण ले लिया करते थे। उन्हीं शरणार्थियों में था एक नौजवान युवक था जिसका नाम था नाजिम। वो भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में शरण लेता है और पाकिस्तान के वाजर जिले में छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। नौकरी करते करते उसे काफ़ी समय हो गया था। उसी बाजौर जिले में एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम होता है राबिया। राबिया बाजौर जिले की ही पाकिस्तान की थी। वो भी वहाँ पे काम करती है और दोनों में काम करते करते एक दूसरे के प्रति मोहब्बत हो जाती है और दोनों राबिया के घर वालों की रजामंदी से एक दिन शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों काफ़ी खुश रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं और अपना घर का निर्वह करते हैं। एक दो साल बाद शादी के राबिया के एक लड़की पैदा होती है। घर में अब 2 से 3 लोग हो चुके थे। तो जो नाजिम की जो इनकम थी वो थोड़ी कम थी। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो पाकिस्तान के वाजार ज़िले से निकल के पेशावर ज़िले में चला जाता है। वहाँ उसे अच्छा काम मिल जाता है और पैसे भी वहाँ पे थोड़े अच्छे होते हैं। तो वो पेशावर में ही रहने लगता है और उसकी जो बीवी और जो लड़की थी वो वाजार ज़िले में ही एक घर में रहते हैं। अब पेशावर ज़िले में नाजिम को एक अच्छे रुपए की सैलरी मिलने लगती है, पर उसको एक दिक्कत थी। नाजिम के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था, तो जो उसकी सेविंग थी उसे रखने में उसे दिक्कत होती थी कि वो अपनी सेविंग को आखिर रखे कहाँ? उसके पास कोई बैंक कार्ड भी नहीं है। वहीं उसकी मुलाकात एक कासिम नाम के लड़के से हो जाती है। कासिम वाजौर ज़िले का रहने वाला था, वो भी पेशावर में ही काम करने जाता है, तो उनकी अच्छी जान-पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। एक दिन नाजिम बोलता है कासिम से कि यार तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है, तुम तो पाकिस्तान के रहने वाले हो, तुम्हारे पास तो बैंक अकाउंट होगा। एक काम कर दो यार, मेरी जो सेविंग होती है वो अपने अकाउंट में जमा कर लिया करो। मेरे पास रखने की कोई बैंक कार्ड नहीं है। इस पर कासिम कहता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तुम्हारी जो सेविंग है रख लिया करूँगा, जब तुम्हें ज़रूरत होगी बता देना, मैं तुम्हें निकाल के बैंक अकाउंट से दे दूँगा। तो जो नाजिम होता है उस अपनी सेविंग उसके अकाउंट में जमा करता रहता है। काम करते-करते उन्हें काफ़ी समय हो जाता है। बीच-बीच में जो नाजिम था अपनी बीबी और लड़की से भी मिलने बाज़ार जाया करता था। ये बात लगभग 2 साल हो जाते हैं उन्हें काम करते-करते। एक दिन कोई त्योहार होता है, त्योहार पर दोनों नाजिम और कासिम अपने ज़िले बाज़ार जाते हैं। तो नाजिम की जो थी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और उसकी लड़की का भी एडमिशन होना था और घर थोड़ा उसका टूट गया था, वो घर भी उसे थोड़ा बनवाना था। इस पर नाजिम जो है कासिम को कॉल करता है कि यार मेरे थोड़े पैसे अपने अकाउंट से निकाल कर दे दो जो मैंने तुम्हें जमा किए हैं। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उनका घर थोड़ी लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर था। तो नाजिम उसके पास जाता है, कासिम के पास बोलता है कि यार जो मेरी सेविंग है वो तुम्हें निकाल के दे दो। दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं। कासिम बोलता है यार कि मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है और अभी बैंक भी बंद हो चुके हैं, शाम हो चुकी है। एक काम करो, तुम्हारी अगर तबीयत खराब है तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई ले देता हूँ, इतने पैसे तो मेरे पास हैं। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मैं कल बैंक का से ला के दे दूँगा और तुम्हें तुम्हारे घर पे ही पहुँचा दूँगा। बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या सिम्पटम है? मैं तुम्हें तुम्हारी दवाई डॉक्टर से ला के दे देता हूँ। नाजिम जो है उसे कोई शक होता नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी समय से एक दूसरे के दोस्त होते हैं। वो अपनी तबीयत उसे बता देता है कि बुखार है और खाँसी-वाँसी जो भी होता है बता देता है। नाजिम जाता है और पास के एक डॉक्टर से उसकी दवाई ला के दे देता है। वो दवाई में कुछ दवाई लाता है और 2 इंजेक्शन लाता है। बोलता है कि डॉक्टर ने ये दवाई दी हैं, एक काम करो अगर तुम्हारी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब है तो 1 इंजेक्शन तुम यहीं ले लो। पाकिस्तान में क्या होता है कि अक्सर आतंकवादियों के हमले होते रहते हैं, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट का जो सामान होता है, सामान्य लोगों को भी सिखा दिया जाता है। तो कासिम जो था इंजेक्शन लगाना जानता था, उस वो कास नाजिम को इंजेक्शन लगा देता है और बोलता है कि जाओ अब तुम आराम करो और दूसरा इंजेक्शन कल ले लेना, शाम को दवाई खा के सो जाना या मैं कल आऊँगा तो दूसरा इंजेक्शन भी लगा दूँगा जब तुम्हारे पैसे लेके आऊँगा। नाजिम कहता है ठीक है, ये कह के नाजिम अपने घर को आ जाता है। घर आने के 2 घंटे बाद नाजिम की तबीयत जो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। 2 घंटे में ही वो बेहोश हो जाता है। इस पर राबिया घबरा जाती है और कुछ पड़ोसियों को इकट्ठा करती है और पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया जाता है।
अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ का जो डॉक्टर होता है उसे मुर्दा करार दे देता है कि ये तो काफ़ी समय हो गया, ये तो इसमें जान नहीं है, ये तो मर चुका है। अब मौत उसकी बीमारी की वजह से हुई है, इसलिए बीमारी की वजह भी डॉक्टर नहीं बताता है, ना ही कोई पोस्टमार्टम करता है। नाजिम को घर लिया जाता है, मोहल्ले के और रिश्तेदार इकट्ठे किए जाते हैं। रिश्तेदारों में कासिम भी होता है और उसकी तत्लीन किया जाता है, उसे दफना दिया जाता है। अब जो राबिया थी उसकी वाइफ, उसे कुछ शक होता है। उसे शक ये होता है कि नाजिम की ना कुछ ज़्यादा दिनों से तबीयत खराब थी, ना ही उसे कोई इतनी बड़ी बीमारी थी। आखिर उसकी मौत एकदम से अचानक कैसे हो गई? उसे बिल्कुल भी उस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे शक था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसकी जांच करने के लिए वो पास के पुलिस स्टेशन के लिए बोलती है, पर उसके जो घर वाले और पड़ोसी होते हैं उसे ये समझा देते हैं कि उसकी मौत बीमारी से हुई है, तुम फालतू में ही चक्करों में पड़ रही हो। उनके कहने पर तो वो पुलिस को नहीं बताती है, पर अंदर ही अंदर जांच के लिए नहीं मानती है कि मैं इसकी जांच जरूर करूंगी। वो जो इंजेक्शन कासिम ने ला के दिए थे और जो दवाई ला के दी थी, कासिम ने उसे बताया था कि उस डॉक्टर से लेकर आया था, वो उनकी जांच कराने जाती है। कासिम जिस डॉक्टर को बताता है उस डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन उस नाम का वहां कोई डॉक्टर ही नहीं होता है। इस पर राबिया का जो शक था वो और बढ़ जाता है, लेकिन शक पूरा नहीं होता। ऐसे चलते चलते 2-4 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राबिया बोलती है कि कासिम के पास जाती है और बोलती है कि मुझे वो पैसे दे दो, मुझे नाजिम ने बताया था कि नाजिम तुम्हारे पास कुछ पैसे इकट्ठे करता था अपनी सेविंग के, नाजिम ने एक दिन बताया था। इस पर कासिम कहता है कि नहीं, वो पैसे तो मैंने सारे नाजिम को दे दिए, और वो साफ इनकार कर देता है कि मेरे पास उसके कोई पैसे नहीं है। पैसे उसने लगभग 2 साल उसके पास जमा किए थे, तो रकम जो थी ज्यादा मोटी हो चुकी थी। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि रकम ज्यादा मोटी थी, इसलिए ही कासिम ने नाजिम को अपने रास्ते से हटा दिया हो। ये बातें सब राबिया के दिमाग में घूमने लगती हैं और उसका जो शक था वो कासिम पर होने लगता है। और 2-4 ऐसी बातें होती हैं जो मैच नहीं करती हैं कासिम की बताई हुई। इंजेक्शन था, 1-2 जांच और कराती है, तो उसका जो शक था वो अब हकीकत में बदल जाता है। वो उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो उसके शौहर नाजिम की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है, और उसकी हत्या उसके ही दोस्त कासिम ने की है। जब से उसे कासिम के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी जो हत्या है उसके शौहर की कासिम ने की है, वो बदले की भाव में इतनी गहरी हो जाती है कि अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह जाता है, वो था उसके शौहर का बदला। वो कासिम से बदला लेने के अनेक उपाय निकालती रहती है, खुद ही नया प्लान बनाती है और खुद ही उसे मिटा देती है। कभी सोचती है कि उसके घर पे डाका डलवा दूं और उसे मार दूं, और फिर ये प्लान सोचती है और उसे प्लान को रिजेक्ट कर देती है, और बहुत से ऐसे प्लान सोचती है। प्लान सोचते सोचते ही उसे लगभग 6 महीने का टाइम हो जाता है, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब नाजिम की मौत को लगभग 1 साल हो चुका था और राबिया को भी अब जिंदगी जीने में परेशानी हो रही थी। एक दिन राबिया कासिम को संदेश भेजती है कि देखो, नाजिम जो था तुम्हारा दोस्त था, और मैं अब अबला नारी हूं, और मेरी एक लड़की भी है। अगर तुम मुझे अपना लो तो बहुत अच्छा होगा। इस पर जो कासिम कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक लड़का भी है, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें कैसे अपना लूंगा। ये प्लान भी उसका राबिया का फेल हो जाता है। एक दिन राबिया बहुत गहरी सोच में पड़ी होती है, उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत दूसरे दिन को कासिम के पास जाती है और कासिम से बोलती है कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो पैसे तुम रख लो, और तुम्हें जैसे कि पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारा लड़का काफ़ी बड़ा हो चुका है और तुम्हें मेरे हिसाब से गाड़ी लेनी चाहिए, और लेकिन ज़रूरत है तो मुझे सहारे की, कि तुम उसके बदले मुझे एक सहारा दो, बदले में तुम जो मेरी थोड़ी बहुत संपत्ति है वो रख लो और अपने नाम कर लो, पर तुम मुझे कुछ तो सहारा दो। मेरी एक लड़की है और मुझे विधवा हुए अब लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। अब जो कासिम था वो मान जाता है
कि फ्री में ही उसे गाड़ी और पैसे मिल रहे हैं, तो वो लालच में आ जाता है और लालच में आकर राबिया से निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद हालांकि उसकी दूसरी बीवी थी, तो अपनी बीवी से छुपने के लिए वो अपने रिश्तेदारों के पास रहने लगता है। कभी 2-4 महीने किसी रिश्तेदार के पास रहता है, कभी 2-4 महीने किसी रिश्तेदार के पास रहता है। अब जब कासिम रिश्तेदार के पास रह रहा है, तो राबिया को भी उससे अपना मौका नहीं मिलता है उसे बदला लेने का, क्योंकि रिश्तेदारों में रहने के तत्काल उसे कोई मौका नहीं मिलता। अब वो एक दिन कासिम से कहती है कि हम कब तक ऐसे रिश्तेदारों के पास रहते रहेंगे, क्यों ना हम किराए पर एक घर खरीद लें। इस पर कासिम भी कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, चलो अब 1-2 दिन में सोचते हैं, कहीं किराए पर घर लेते हैं। और एक दिन उसी इलाके में, जिस इलाके में ये पहले रहते थे, नाजिम और उसकी वाइफ राबिया, जहां पर नाजिम का कत्ल हुआ था, उसी इलाके में एक छोटा सा घर ले लेते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। अब राबिया को पूरा अपना इंतकाम, बदला लेने का पूरा मौका मिल जाता है। अब वो उसकी प्लान सोचने लगती है कि इससे कैसा बदला लिया जाए। कासिम जो था काफी हट्टा कट्टा सा था, उसके बस की तो उसकी बात है नहीं कि वो उसे सामने से मार सके, इसलिए वो कई तरह के प्लान सोचती है। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कासिम से कहती है कि देखो, तुम ड्यूटी जाते हो, बाहर के काम में ज्यादा रहते हो और अपनी दूसरी वाली बीवी और बच्चे से भी मिलते हो। मैं घर में अकेली रहती हूँ, घर में पैसे भी रखे रहते हैं और एक लड़की भी है, क्यों ना हम अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई छोटी मोटी पिस्तौल खरीद लें, जिससे चोर डाकू आए तो हम उससे बच सकें। कासिम राबिया की बात से सहमत होता है, बोलता है ये बात तो तुम सही कह रही हो। और लगभग 12-13 हज़ार में पाकिस्तान के दूसरे जिले से एक पिस्तौल खरीद लाता है कासिम। उसके साथ 6 कारतूस भी खरीद कर लाता है और राबिया को बता देता है कि मैं पिस्तौल खरीद कर ले आया हूँ, घर में रख दी है। पर राबिया को तो पिस्तौल चलानी नहीं आती, वो कासिम से ही सीखती है। अब देखो, कासिम की मौत का जो हथियार था वो कासिम से ही खरीदवाती है और उसको सीखने की गुंजाइश भी कासिम से ही करती है। कासिम उसे सब कुछ सिखा देता है कि ऐसे इसमें गोली भरी जाती है और ऐसे ट्रिगर दबाया जाता है। अब राबिया सब कुछ सीख चुकी थी, उसे गोली भी चलाना आ गई थी। एक दिन जो कासिम था सोया पड़ा हुआ था। रात के लगभग 1-1:30 बजे जब राबिया की आंख खुली थी, तो कासिम बेसुध होकर अपनी नींद में सो रहा था और राबिया एकदम हड़बड़ा के उठती है। घड़ी में देखती है तो लगभग 1:30 बज रहे होते हैं। राबिया सोचती है इससे अच्छा मौका मुझे आज से कभी नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी करना है आज और अभी करना है। राबिया जाती है दूसरे कमरे में, संदूक में एक पिस्तौल रखी होती है और उसमें ही 6 कारतूस रखे होते हैं। उसे चलाना तो आता ही है और वो कारतूस भरती है अपने पिस्तौल में और कासिम के पास आती है। कासिम बेसुध होकर सो रहा है, उसे कुछ पता भी नहीं है, और कासिम के पास आती है और गोली भरी हुई पिस्तौल में और ट्रिगर दबा देती है। जैसी ट्रिगर दबाती है, गोली नहीं चलती। अब राबिया एकदम घबरा जाती है कि कहीं कासिम उठ ना जाए। अगर कासिम उठ गया तो उसकी जिंदगी का सारा प्लान जो है वो सब चौपट हो जाएगा। कासिम भाग के कमरे में जाती है और फिर उसका खोलती है उसे गन को और दोबारा गोली निकालती है और दोबारा भरती है और फिर दोबारा से कमरे में आती है और कासिम के बिल्कुल सराहने जाती है और उसके सर के पास जाकर ट्रिगर दबा देती है। अब की बार गोली चल जाती है और एक गोली में ही कासिम का काम तमाम हो चुका होता है। इसके बाद भी राबिया रुकती नहीं है। उसके बदले की भाव, उसके इंतकाम की जो आग थी इतनी भड़क रही होती है कि एक गोली उसके सीने में मारती है और तीसरी गोली भी भरती है, फिर उसके सर में मारती है। इस बार सर का जो है चित्रा बिखर जाता है और अब राबिया उसी के पास बैठ जाती है। बैठ के थोड़ा देर रोती है और अपने नाजिम को याद करती है और कहती है कि आज मेरा इंतकाम और इंतजार पूरा हुआ। पिस्तौल को उठाती है और वापस उसी संदूक में रखती है। दूसरे कमरे में उसकी लड़की सो रही होती है और वापस आके उसी बेड में लेट जाती है। कुछ देर लेटती है, बैठती है और सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुबह की सूरज की किरण जैसे ही उसके दरवाजे पर पड़ती है, राबिया दरवाजा खोलती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अपने आस पड़ोस मोहल्ला वालों को इकट्ठा करती है और बोलती है कि किसी ने उसके जो हस्बैंड है कासिम की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। 2-3 दिन पुलिस
जासूसी से खंगालती है, इधर उधर ढूंढती है कि आखिर क्या हुआ अचानक से। यहाँ तो इतना वो कोई वैसा इलाके में नहीं है, कौन आया और किसी का पता ही नहीं कि कौन आया कौन मार के चला गया। पड़ोसियों से, मोहल्ला वालों से पुलिस पूछताछ करती है। पड़ोसी बताते हैं कि रात में कोई भी नहीं आया है, ना ही कोई गया है। तो उसका शक था जो राबिया पे जाता है। हाँ, इससे पहले पुलिस वालों को नाजिम और कासिम की जो उसकी पहली शादी थी, जो नाजिम से हुई थी राबिया की, उसकी दास्तान के बारे में ही पता चल जाता है। इससे पुलिस वालों का शक राबिया की तरफ बढ़ जाता है। अब जो पुलिस थी वो राबिया के घर की तलाशी लेने लगती है, और जब संदूक की तलाशी ले जाती है तो उसमें वो पिस्तौल बरामद होती है। पोस्टमार्टम में जो गोली निकली थी और जो खोखलों की मैच उस पिस्तौल से हो जाती है। पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि गोली भी घर की है और कातिल भी घर का ही है। और जब राबिया को पकड़कर पुलिस ले जाती है और पूछताछ करती है, ज़्यादा फोर्स करने की भी जरूरत नहीं थी, आसानी से ही राबिया सब कुछ उगल देती है और अपने इंतकाम की पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसने पूरे 2 साल इंतजार किया था उस इंतकाम का, कैसे वो कितना प्यार करती थी नाजिम से, सब पुलिस को बता देती है और ये अखबारों में दूसरे दिन सब छप जाती है। बाजौर जिले के कुछ लोग राबिया को एक योद्धा की तरह देखते हैं और कुछ लोग उसे मुजरिम की तरह देखते हैं। आपको राबिया मुजरिम या आतंक किस तरह की दिखती है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या उसने सही किया या कुछ गलत किया, और इसके अलावा उसके पास और क्या रास्ता था बदले का, आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। आज की कहानी बस इतनी ही। हम और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।